लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव जीतने के लिए डीएमके में बड़ी तैयारी चल रही है। चर्चा बहुत तेज है कि किसी भी समय स्टालिन अपने बेटे और कैबिनेट मंत्री उदयनिधि स्टालिन को डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान कर सकते हैं। अमेरिका जाकर माइंड फ्रेश करके लौटे स्टालिन ने मन बना लिया कि और देर करने का कोई मतलब नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले उदयनिधि को प्रमोट करने में ही फायदा है। उदयनिधि स्टालिन कैबिनेट मंत्री तो है ही, डीएमके पार्टी में भी टॉप पोजीशन पर हैं। डिप्टी सीएम बनाने में बहुत कुछ बदल नहीं जाएगा। डीएमके की राजनीति और इतिहास को जानने वालों का अनुमान है कि डिप्टी सीएम बनाने के साथ स्टालिन डीएमके की लीडरशिप उदयनिधि की हवाले करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा रहे हैं। स्टालिन ने बेटे उदयनिधि की लॉन्चिंग हौले हौले की। 2019 में डीएमके यूथ विंग का अध्यक्ष बनाया। 2021 में चेपक तिरुवल्लिकेनी सीट से विधायक चुने जाने के बाद भी कैबिनेट में मंत्री पद नहीं दिया। एक साल बाद मंत्री बनाकर खेल और युवा कल्याण जैसे कम महत्व वाले विभाग का मंत्री बनाया। अब 2 साल बाद तीसरा प्रमोशन देकर डिप्टी सीएम बना रहे हैं। It's totally chief minister's right to decide about it. Will you accept the post? उदयनिधि को यूथ में बहुत लोकप्रिय और अग्रेसिव लीडर माना जाता है। यूथ को डीएमके से जोड़ने का जो काम सीनियर स्टालिन नहीं कर पा रहे थे, वो यंग स्टालिन ने कर दिया। बीजेपी ने सनातन धर्म पर उदयनिधि के बयान को तोलकर हिंदू विरोधी साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन लोकसभा चुनाव ने साबित कर दिया कि बीजेपी का कैंपेन फेल रहा। तमिलनाडु की द्रविड़ राजनीति वर्सेस बीजेपी की हिंदू राजनीति के बीच दीवार बनकर उदयनिधि खड़े हो गए। डीएमके में सत्ता का हस्तांतरण बहुत संभल कर होता है। जब करुणानिधि स्टालिन को लॉन्च कर रहे थे, तब उदयनिधि भी यंग थे, लेकिन राजनीति से दूर रखे गए। 2009 में स्टालिन के प्रमोशन के समय उदयनिधि तमिल फिल्मों में एक्टिव थे, फिल्में बना रहे थे, फिल्मों में हीरो के रोल कर रहे थे। 10 साल में स्टालिन ने तमिलनाडु की राजनीति पर कंट्रोल कर लिया। तब उदयनिधि का टेस्ट शुरू हुआ। ऐसा ही ट्रांजिशनल चेंज तब भी हुआ था जब डीएमके के संस्थापक करुणानिधि ने अपने 3 बेटों में से चुनकर एमके स्टालिन को डीएमके की कमान सौंपी थी। करुणानिधि ने स्टालिन की लॉन्चिंग 1984 में की, लेकिन विरासत को ट्रांसफर 2009 से करना शुरू किया। कमान संभालने के बाद स्टालिन ने करुणानिधि से भी ज्यादा डीएमके को मजबूत बनाया। करुणानिधि को जयललिता से बड़ी राजनीतिक चुनौती मिलती रही। तमिलनाडु की जनता ने कभी करुणानिधि, कभी जयललिता को सत्ता सौंपकर संतुलन बनाए रखा। करुणानिधि ने जब स्टालिन को चुना, तब अचानक उनके लिए रास्ता क्लियर होता गया। जयललिता नहीं रही, उनकी पार्टी एआईएडीएमके नेताओं की आपसी सिर फुटोवल में रसातल में पहुंच गई। स्टालिन बिना किसी चुनौती लोकसभा विधानसभा चुनाव प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव में डीएमके कांग्रेस का बढ़िया चांस माना जा रहा है। अभी ये क्लियर होना बाकी है कि स्टालिन खुद फेस बनकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या बेटे उदयनिधि को ही जनता के सामने पेश करेंगे। अगर स्टालिन ही फेस बने रहे तो चुनाव आसान होगा। अगर उदयनिधि ने पूरी कमान संभाली तो ये चैलेंज रहेगा कि जनता स्वीकारेगी या नहीं। बीजेपी की नजर तमिलनाडु पर बहुत पहले से रही, लेकिन कभी नेता ही नहीं मिला जो बीजेपी को डीएमके के खिलाफ एआईएडीएमके का विकल्प के तौर पर खड़ा कर पाता। बीजेपी ने पूर्व आईपीएस अन्नामलाई को 2024 के चुनाव का चेहरा बनाया, लेकिन स्टालिन और उदयनिधि के करिश्मे के आगे अन्नामलाई बुरी तरह फेल हुए। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही पढ़ाई करने विदेश जा चुके हैं। हो सकता है अगले साल लौटेंगे। फिलहाल बीजेपी के पास ऐसा कोई बड़ा फेस है नहीं जो बीजेपी के मिशन को बढ़ा रहा हो। लोकसभा चुनाव जीतकर भी बीजेपी को 0 पर रोककर एमके स्टालिन ने साबित कर दिया कि अभी किसी और पार्टी को वैकेंसी है नहीं। मोदी ने लाख जोर लगा दिया, लेकिन जनता ने बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया। बीजेपी एक सीट से खाता खोलने के लिए भी तरस गई। बीजेपी को और ऐसे ही तड़पाने का इंतजाम कर रहे हैं एमके स्टालिन।